हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 15 मार्च है और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं झारखंड से रिलेटेड, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग साहित्य अकादमी अवार्ड से रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं इसमें, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका हिंदी साहित्य, संथाली साहित्य, उर्दू साहित्य, बाल साहित्य और युवा साहित्य, इन पांचों कैटेगरीज को हम लोगों को याद रखना है। ऑथर का नाम जिन्हें दिया गया उन्हें याद रखना है और किस कारण से दिया गया उन्हें याद रखना है। ठीक है। जो कंसर्न पीडीएफ है आज के टेलीग्राम सेशन में क्विज ऑर्गेनाइज होने के बाद वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे आप चैनल ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम में जहां सर्च ऑप्शन होता है वहां पर आप ट्रेंडिंग प्रदेश लिखकर सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक पूरा वीडियो का जरूर देखें, काफ़ी हेल्पफुल है आज का वीडियो। ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में पुलिस सहायता केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची जिले में इसकी शुरुआत की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रांची में बीट पुलिसिंग और किराएदार वेरिफिकेशन को कामयाब बनाने के लिए 3 पुलिस सहायता केंद्र खोले गए हैं। और ये 3 पुलिस सहायता केंद्र जो है ना, ये शहर के आउटर एरियाज़ में बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई क्राइम कंडक्ट करता है कोई क्रिमिनल, तो वो सबसे पहले शहर छोड़ने का ही सोचता है, तो जिस कारण से उसे पकड़ने में सहायता मिल सकती है। ठीक है। इन पुलिस सहायता केंद्र में सब इंस्पेक्टर स्तर के एक अधिकारी आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे तैनात रहेंगे। अब जानते हैं कि इस पुलिस सहायता केंद्र से आम जनों को किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट बुलेट है, पुलिस सहायता केंद्र में बिना थाना गए ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। सहायता केंद्र के इंचार्ज एफआईआर लेकर उस थाना तक पहुंचाएंगे, यानी आपको थाना जाने की ज़रूरत नहीं है। सहायता केंद्र के इंचार्ज का नंबर बोर्ड पर लिखा गया है, उस पर फ़ोन कर आसपास के लोग पुलिस की मदद ले सकते हैं। किराएदार वेरिफिकेशन का फॉर्म पुलिस सहायता केंद्र में उपलब्ध है। लोग खुद से जाकर अपने किराएदार की सूचना सहायता केंद्र में जमा कर सकते हैं। जिन जगहों पर, ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, जिन जगहों पर पुलिस सहायता केंद्र का निर्माण करवाया गया है वह शहर के बाहर निकलने वाले रास्तों पर है। इससे क्या होगा, अपराधियों को दबोचने में सहायता मिलेगी। ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, राज्य में संचालित दीदी बाड़ी योजना का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है। इसे आप रिवीजन क्वेश्चन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है दीदी बाड़ी योजना में और आपका गरिमा योजना में और फूलो झानो योजना में। ठीक है। चलिए, इन तीनों को रिवीजन कर लेते हैं। जो फूलो झानो योजना है उसका क्या एम है, झारखंड में जो हरिया दारू की बिक्री है उसमें प्रतिबंध लगाना और उससे जुड़ी महिलाओं को लाइवलीहुड प्रदान करना। ठीक। और गरिमा योजना है जो झालसा के द्वारा शुरू किया गया था, उसका क्या उद्देश्य है, डायन प्रथा से लड़ाई, इसे समाप्त करना। ठीक। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दीदी बाड़ी योजना से रिलेटेड जिसे हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, मनरेगा और झारखंड राज्य आजीविका मिशन। देखिए, कल की ही वीडियो लेक्चर में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था। JSLPS, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोपोर्शनल सोसाइटी, ये इसी की तरह ही काम करता है। ठीक है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ही दीदी बाड़ी योजना का संचालन किया जा रहा है। राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण महिलाओं को अपने घर की बाड़ी से में विभिन्न तरह की हरी सब्जियों की खेती करने का प्रशिक्षण देकर JSLPS, जिसका जिक्र अभी किया, द्वारा बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल के जरिए ग्रामीण परिवार अपनी बाड़ी में उपजे सब्जी के जरिए अपनी थाली को पौष्टिक बनाएंगे, जिससे कुपोषण के खात्मे में मदद मिलेगी। योजना में कम से कम जो लक्ष्य रखा गया है कितना है, 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के जरिए लाभुक को अपने बाड़ी में जैविक एवं पोषण युक्त सब्जियों समेत फलों का उत्पादन करना है, ताकि राज्य को कुपोषण मुक्त करने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके। यानी अगर आपसे पूछा जाए दीदी बाड़ी योजना का जो एम है, 2 प्रमुख एम है। पहला तो हो गया आपको कुपोषण से मुक्ति, दूसरा हो गया कुपोषण से लड़ते हुए जो लाइवलीहुड जो फार्मर्स हैं
उन्हें एक रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसका दो प्रमुख उद्देश्य है, एक मेन हो गया, एक सेकेंडरी उद्देश्य हो गया, ठीक ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना की शुरुआत किस जिले से की जाएगी। देखिए इसे आप समझने की कोशिश करिए। दो तरह का मीटर है, एक नॉर्मल मीटर जो अभी हम सभी के घरों में लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, महीना जब मंथ एंड होता है तो एक बिजली ऑफिस से एक कर्मचारी आते हैं, बिजली रीडिंग लेते हैं और उससे एक बिल जनरेट करके हम लोगों को देते हैं। फिर हम लोग बिल पे ऑनलाइन करते हैं या ऑफिस में जाकर, बिजली ऑफिस में जाकर बिल पे करते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर में क्या होगा, इसमें कोई कर्मचारी आपके घर नहीं आएगा, एक चिप लगाया जाएगा उसमें, जिससे कि बिजली ऑफिस में बैठे जो अधिकारी होंगे उनको हर मंथ एंड में पता लग जाएगा कि बिल कितना है, और बिल आपके जो व्हाट्सएप है या फिर कोई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें आपको बिल डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। किसी का आने का जाने का ज़रूरत नहीं है। इससे बिजली चोरी में मदद मिलेगी, बिजली चोरी को कम करने में, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी योजना शुरू करने से पहले एक पायलट जिला या एक पायलट प्रखंड को चुना जाता है जहाँ से इसकी शुरुआत की जाती है। तो इसके लिए इसकी शुरुआत रांची से की जा रही है क्योंकि रांची कैपिटल है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। आप फोटो देख रहे होंगे स्मार्ट मीटर की। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना में वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। तो जो हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन है या हेल्पिंग हैंड कह लीजिए, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत रांची जिले से की जाएगी। इसको लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने कॉम्पोजेंट एनर्जी नामक कंपनी को उपभोक्ताओं के घर घर जाकर विस्तृत आंकड़ा जुटाने का काम दिया है। यानी शॉर्ट में समझिए एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, ठीक। पहले चरण में रांची के 3.65 लाख उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इस पूरी योजना पर करीब 256 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए जो मैंने आपको समझाया था उसी को यहाँ पर लिखा गया है कि आखिर ये नॉर्मल मीटर से अलग कैसे है। स्मार्ट मीटर में एक चिप लगा होगा जो बिजली वितरण निगम मुख्यालय के सर्वर से जुड़ा होगा। इससे उपभोक्ता कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं ये जानकारी मिलते रहेगी, यानी रेगुलर अपडेशन होगा। इस आधार पर तैयार बिल हर महीने उपभोक्ताओं के ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा, यानी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे भी जो यूज़ कर रहा है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन से लेके 8th क्वेश्चन तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे आप लिखना शुरू कर दें। संथाली साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किनका चयन किया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपचंद हंसदा जी का चयन किया गया है, ठीक। चलिए ये इनकी फ़ोटो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। चलिए इस पर 2-3 चीज़ याद रखिएगा। किस बुक के लिए दिया गया है, वो काव्य संग्रह है या किसी कहानी का कलेक्शन है या किसी पोयम का कलेक्शन या सिर्फ कहानी है, ठीक। चलिए फर्स्ट पॉइंट है, ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रूपचंद हंसदा को संथाली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। ये उन्हें क्यों दिया जा रहा है, कविता संग्रह गुर्दा कासदा के लिए उन्हें यह साहित्य पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इसमें लगभग 65 कविताएं अलग अलग भाव में लिखी गई हैं। 2018 में इनकी काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था। इससे पहले 2018 में ही उन्हें बांग्ला के कवि शक्ति चट्टोपाध्याय की कविता संग्रह जेते पारी किंतु केनो जाबो के लिए भी संथाली साहित्य अनुवाद का पुरस्कार मिल चुका है। संथाली साहित्य अनुवाद का पुरस्कार, ठीक। उन्होंने इस पुस्तक का बंगाली से संथाली में अनुवाद किया, यानी एक अनुवादक के तौर पर भी इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए किनका चयन किया गया। क्या पूछा जा रहा है, बाल साहित्य पुरस्कार, सेकेंड कैटेगरी है ये, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम टुडू जी का किया गया है, ठीक है। ये उनकी फ़ोटो हो गई। राउरकेला निवासी और बाल साहित्यकार जयराम टुडू का चयन साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए किया गया है, ठीक है। आप जान लेते हैं कि कौन सी बुक के लिए इन्हें दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार संथाली भाषा में रचित भोंज कुलपुर का इपिल सुनाराम सोरेन, जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा भोंज का शेर ध्रुव तारा सुनारम सोरेन, ये एक ऑटोबायोग्राफी टाइप की बुक थी।
कि जीवनी के लिए दिया गया है। वे उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मंखबानी गांव के मूल निवासी हैं। उन्होंने संथाली भाषा में विभिन्न पुस्तकों की रचना की है। चलिए कुछ वन लाइनर टाइप्स के उन्हें देखते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ युवा पुरस्कार, इससे पहले क्या था, बाल पुरस्कार। ठीक है, युवा पुरस्कार 2020 के लिए किनका चयन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजलि किस्कू जी का चयन किया गया। ये उनकी फ़ोटो है। ठीक है, चलिए ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की सदस्य अंजलि किस्कू को उनकी कविता संग्रह आंचले के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अंजलि का जन्म 14 जुलाई 1992 को हुआ है। उनके द्वारा रचित पुस्तक आंचले 2018 की है। मित पिता, ये भी कविता संग्रह 2020 की, और इपिल यानी एक लघु कहानी है, इनका प्रकाशन हो चुका है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है, किनका चयन वर्ष 2020 के उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया है? देखिए अभी तक हमने पढ़ा संथाली पुरस्कार में किन्हें दिया गया, संथाली साहित्य के लिए, लेकिन झारखंड में सिर्फ संथाली ही नहीं है, आपकी हिंदी भाषा भी बोली जाती है और उर्दू भाषा भी बोली जाती है। इस कारण से हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को भी देखते हैं। हो सकता है इन दोनों से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुसैन उल हक जी को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये उनकी फ़ोटो है। 2017 में प्रकाशित उपन्यास, इन्हें उपन्यास के लिए दिया गया है। अमावस में ख्वाब के लिए उर्दू साहित्य में हुसैन उल हक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। चलिए एक आपको बताते हैं, झारखंड जब जीएस आप पढ़ रहे होंगे, जो लिटरेचर वाला सेक्शन है, साहित्य एंड साहित्यकार वाला जो पार्ट है, उसमें आप ये जितना भी अभी 5 अवार्ड्स पढ़े ना, और जो उनका किताब है उसको आप अलग से लिखते जाइए। अगर आप 2016 का जेपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें जो करंट लिटरेचर है ना, आप जैसे नीलोत्पल दत्ता की किताब हो गई, या कृतिका पांडे जी की किताब हो गई, महुआ मांझी जी की किताब हो गई, ये सब किताब 2015-16 में आया था। तो एकदम करंट पूछता है ये लिटरेचर वाला क्वेश्चन जो रहता है। ठीक ना। उन्होंने 10 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए अपनी पहली कहानी नेकी का फल लिखा था। उनके पहले उपन्यास बोलो मत चुप रहो का प्रकाशन 1989 में हुआ था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा संथाली साहित्य और उर्दू साहित्य। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनामिका जी को ये अवार्ड दिया गया है। ये उनकी फ़ोटो है। अब जानते हैं कि उन्हें किस किताब के लिए दिया गया। उनकी कविता संग्रह टोकरी की दिगंधर थेरी गाथा 2014, यानी ये तो ईयर हो गई। ठीक है, ये मेन उनकी कविता संग्रह है जिसे आपको याद रखना है। इनके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड सरकार की नई निर्यात नीति के अनुसार अब निर्यातकों को सालाना कितने रुपए तक की ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी दी जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए। आप में से मैक्सिमम ने इसका सही आंसर दिया था। ठीक है, आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, राज्य में चयनित 4416 स्कूलों में से पहले चरण में कितने स्कूलों को लीडर स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? यानी फर्स्ट फेज में पूछा जा रहा है कितने स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। देखिए ये तो अभी इसका जिक्र बजट में भी किया गया है। एजुकेशन सेक्शन जहाँ पे एजुकेशन को बजट दिया गया है ना, उस पर इस चीज़ का भी जिक्र किया गया। तो बजट में तो ये अभी आया, लेकिन हम लोग इस पर चर्चा कब से कर रहे हैं? नवंबर से इसकी चर्चा किए जा रही है। किसी ना किसी फॉर्म में लीडर स्कूल या फिर आपका एकलव्य स्कूल, मॉडल स्कूल, सभी का चर्चा हो रहा है। ठीक है, आपको इस करेक्ट आंसर करने की कोशिश करें इसका। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स लेक्चर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।